आबिद अली हमारे साथ हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू। खरी खरी सच्ची सच्ची बातें होंगी आज सारी। आपने वो सब अंदर की बातें बतानी है जो हमारे देखने वाले सिर्फ सोचते हैं। लेकिन एक बात हर बंदा कहता था, जब गोली आपके सर में घुस गई तो इस तरह से फोन निकला था, नाज़रीन आइए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। मतलब ये इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तानी एक्टर जो हैं वो बहुत तेज़ हैं इंडियन एक्टर्स से और बड़े टैलेंटेड हैं। आयज़ा खान बहुत प्रोफेशनल हो रहे हैं। 15 से 20 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद एंड टुडे अगेन वेलकम टू वेरी एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हम और आप विद PNY। हम जब भी टीवी पे अपना कोई फेवरेट प्रोग्राम देख रहे होते हैं, ड्रामा देख रहे होते हैं, तो बीच में एक ब्रेक आता है और उस ब्रेक में डिफरेंट ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट की इंडोर्समेंट करती हैं, प्रमोट करती हैं और वो 30 मिनट टू 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड का जो एक ऐड होता है वो हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर छोड़ देता है, क्योंकि हम कन्विंस हो जाते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। या फिर वो जो जिंगल ऐसा होता है उससे हमारी जैसे चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत से ऐसे हैं जिंगल जो हमें अभी तक याद हैं। तो इसी बारे में आज आप बात करेंगे कि वो जो एड्स किस तरह से बनते हैं और उन एड्स में हम देखते हैं कि डिफरेंट विजुअल्स के साथ वॉइस ओवर होती है जो पूरी फील बता देती है। तो आवाज़ का ये जो उतार चढ़ाव है, इसका क्या कॉम्बिनेशन है इन एड्स के साथ, इसी के बारे में हमारे साथ आज बात करेंगे। वेरी स्पेशल पर्सनैलिटी हैं, वेरी फेमस, आप सब उनको जानते हैं। आबिद अली हमारे साथ हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। तो उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्मली वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हमें पता कितने बिजी होते हैं और एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए तो वैसे भी बहुत से काम होते हैं आजकल, जबकि डिजिटल मोड इतना इन है। खरी खरी सच्ची सच्ची बातें होंगी आज सारी। आपने वो सब अंदर की बातें बतानी है जो हमारे देखने वाले सिर्फ सोचते हैं पर नहीं जानते कि ये कैसा है। डायरेक्टली हम जंप करते हैं, जो कमर्शियल्स बनते हैं, ऐड बनते हैं, आपसे हमें गिला है, आवाम की तरफ से सवाल है। आपने फायज़ा ब्यूटी क्रीम का ऐड किया आज से कुछ साल पहले और आपने इंडियन एक्ट्रेस सारा खान को उसमें लिया। क्या आपको पाकिस्तान में कोई टैलेंट नज़र नहीं आया? अच्छा सुहेरा, मेरा ना बड़ा फर्मली बिलीव है कि पाकिस्तानी टैलेंट जो है वो किसी से कम नहीं है। और मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ या यहाँ काम करता हूँ। ये एहसास मुझे पाकिस्तान से बाहर जाके हुआ था। मैं इंडिया में एक फ़िल्म का लाइन प्रोड्यूसर था, एक फ़िल्म में मैं काम कर रहा था एज एन एक्टर। तो जो भी टेक्नीशियंस वहाँ होते थे वो वही होते थे जो हमसे पहले शाहरुख साहब के साथ काम कर रहे हैं, या मेरे साथ वाले सेट पे गोविंदा साहब की शूटिंग चल रही थी। तो वो जैसे फ्रीलांसर्स काम करते हैं, उन्होंने सबके साथ काम किया होता। लेकिन एक बात हर बंदा कहता था कि पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं वो बहुत तेज़ हैं इंडियन एक्टर्स से और बड़े टैलेंटेड हैं। तो मेरा बड़ा पक्का बिलीव है, बड़ा तगड़ा बिलीव है कि पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं, वो म्यूज़िक के लोग हों या कॉमेडियन हो या दूसरे ड्रामा वगैरह हो, फिल्म हो, वो सारे बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रोफेशनलिज्म की शदीद कमी है और वक्त का एहसास किसी को नहीं है कि ये ज़रूरी टाइम है, आप एक दिन का शूट है, आप 4 घंटे लेट हैं, वो कैसे होगा। आपसे पहले लोग बैठे हुए हैं आके 8 घंटे से वो तैयार कर रहे हैं, आप ही नहीं आ रहे और मुंह मांगे पैसे आप ले रहे हैं। वो मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहले हमने उस कमर्शियल के लिए कोशिश की थी एक पाकिस्तानी सेलिब्रिटी को कास्ट करने के लिए। तो वो मोहतरमा जो थी, तकरीबन 15 दिन लग गए उनसे सिर्फ ये बात करने में कि आप कितने पैसे लेंगे। हमने सच्ची खरी बातें करनी है। कोई एक्ट्रेस एक नहीं, आप नाम लीजिए, क्योंकि हम चाहेंगे सही से हमारे चले कौन एक्ट्रेस है जिन्होंने आपको ऐसा कहा। मैं जनरलाइज बात करता हूँ। उन्होंने मेरे साथ एक ड्रामे में लीड कैरेक्टर भी किया था। हम दोनों उसमें हीरो हीरोइन थे। एक PTV का ड्रामा था, तो मेरी उसमें बल्कि बड़ी मेरे दिल के करीब है वो प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि वो मेरा आइडिया था और मेरी उसमें PTV नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन भी थी। आप तो जो भी जानना चाहते हैं वो एक्ट्रेस कौन थी, जाके वो देखिए क्लिप, वो जानिए कि वो कौन थी। तो उन्होंने 15 दिन लगा दिए मुझे सिर्फ, और जो प्राइस उन्होंने जो अपनी फीस कोट की, हमने एग्जैक्टली उनको वही कहा कि हम आपको वो दे देंगे। और उनकी शराइत के ऊपर हमने काम करने के लिए हामी भी भर ली, क्योंकि क्लाइंट ने कहा इनको ले लें। तो मैंने उनको ये कहा कि देखो 15 दिन मुझे लग गए हैं सिर्फ ये बात तुम्हें बताने में और तुम्हारा बजट पूछने में। तो मैंने ये 5 साल में नहीं बनाना ऐड, मैंने ये चलाना है, मेरे पास इसकी डेडलाइन है, प्रोडक्ट हम लॉन्च के ऊपर है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कल आप आ जाएं
हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो मेरे वो क्लाइंट जो हैं वो दूसरे शहर से आ रहे थे, उनको मैं मैसेज कर रहा हूँ मुसलसल कि वो निकल आए हैं, वो पहुँच गए हैं। ये बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। एक बंदा आपको पैसे देने आ रहा है, आपकी मुंह मांगी फीस है, और आप मैसेज देख रहे हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस और वो ब्लू हो रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे, आप बॉदर ही नहीं कर रहे कि एक बंदा दूसरे शहर से आ रहा है और आपके कहे हुए टाइम पे आ रहा है। तो आप बता नहीं रहे कि कहाँ आना है, आप बता नहीं रहे। उनका एक शो भी चलता है, उसका सेट लगा हुआ था बैरिया टाउन में, उन्होंने कहा मैं वहाँ होंगी, उस दिन रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही लेकिन मैं वहाँ होंगी। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी है, लोग मिल गई, मैं तो जान गई हूँ अभी। लोग समझ सकते हैं हम किन बात। सेट लगा था उनके शो का, तो यहाँ से मुझे पता चल गया। तो वो देख रही और वो बता नहीं रही। तो जैसे वो साहब आए जो कि ब्रांड मैनेजर थे उस कंपनी के, तो उन्होंने कहा कि क्या करना है। मैंने उनको फ़ोन दे दिया, मैंने कहा कि मेरी ये उनसे कम्युनिकेशन हुई है, इससे आगे आप कंटिन्यू कर लें, मैंने तो उनसे बात नहीं करनी। इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि आपने नहीं करना, आपके मैंने नहीं करना। इस वजह से आपने अच्छा, उनकी जगह पे अब जब हम सब रेडी हैं, हमारे पास स्क्रिप्ट रेडी है, हमारी एक लॉन्च डेट है, हम उससे आगे नहीं जा सकते, पूरा बिजनेस चल रहा होता है उस पर। तो जो हमारी टैलेंट मैनेजर हैं उन्होंने कहा कि सारा खान यहाँ पे हैं, जो इंडियन एक्टर्स हैं, वो कराची में कुछ मेरे ख्याल हम टीवी का प्रोजेक्ट कर रही थी, तो उनको ले लेते हैं। अब ये आज हमारी बात हुई, क्लाइंट ने अप्रूवल दी शाम तक। तीसरे दिन हम शूट कर रहे थे, और तीसरे दिन जब हम शूट पे थे तो सारा ने एक डॉक्यूमेंट्री के 3 पेजेस की लिंकिंग थी जो वो घर से ज़ुबानी याद करके आई। उसको एग्जैक्टली पता था कि उसने सेट पे आके क्या करना है। वो पूरे डॉट टाइम पे आई। उसको 101 बुखार था और वो मेडिसिन खा रही थी, और उसने कहा कि ये बुखार मुझे हुआ होगा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो मेरी आपसे कमिटमेंट है कि मैं यहाँ काम करूँगी, 10 घंटे मैं आपके साथ काम करूँगी। एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि वो फ़ोन पे लगी हुई हो और हमें बुलाना पड़े, या वो कहे कि मुझे ये मंगवा दें, मैंने ये नहीं खाना, मुझे ये यहाँ क्या हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं उसने की। ऑल द टाइम वो सेट पे बैठी हुई थी। उसने डॉक्यूमेंट्री का पूरा पेज बोला और लोगों ने क्लैप की। जो क्रू है, क्रू अमूमन क्लैप नहीं करता इतनी जल्दी। जब उसने बगैर फंबल किए 1 गो में पूरा पेज बोल दिया तो सब ने क्लैप की। तो वो याद करके आई हुई थी। उसने किसी लफ्ज़ पे ये नहीं कहा कि ये नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी, ये क्या है, कोई नखरा नहीं था, कुछ नहीं था, काम करके चलेगी। तो मैं उसको गाड़ी तक छोड़ने गया और उसको इतनी रिस्पेक्ट दी मैंने। और मेरे जो हमारे जो वो है अपना ब्रांड मैनेजर है, उन्होंने कहा कि यार आपने उनको बड़ी इज्जत से आपने वो किया। मैंने कहा कि देखिए काम की इज्जत है, ये काम की इज्जत है कि एक बंदी आई है, उसने बिल्कुल 10 घंटे अनथक मेहनत किया है इतने बुखार में, तो उसकी रिस्पेक्ट बनती है। आई थिंक जो सब लोग कहते हैं कि हमें चांस नहीं मिलता कमर्शियल्स में, ये आई थिंक आप सबको रीज़न पता चल गई कि सिर्फ टैलेंट होना, ब्यूटीफुल फेस होना काफ़ी नहीं होता, आपको ऑफ कैमरा जो कमिटमेंट है उसको किस हद तक लेके चलना होता। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो दूसरे मुल्कों में भी जा रही है, तो हम ऐसी सेलिब्रिटी चाह रहे होते हैं कि जो ज़्यादा माइलेज दे हमें, जिसको लोग वहाँ भी जानते हो। तो बाई चांस हमने सारा को लिया, तो वो क्रीम का कमर्शियल था, तो वो क्रीम इंडिया भी जाती है। तो हमें इंडिया में इतना अच्छा रिस्पांस मिला उस कमर्शियल का। उसका फिर एक प्ले चल रहा था तुर्की में डबिंग के साथ। उनका एक प्ले था, बिदाई नाम था उसका, वो बड़ा सुपर हिट था। वो वहाँ पे भी बहुत हिट थी। हमें वहाँ टर्की से बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला, हमें पाकिस्तान में उसके ड्रामे चल रहे थे यहाँ, तो उसकी माइलेज भी इतनी मिली और वो प्रोफेशनल भी इतनी थी। तो फिर इसलिए वो बेहतर लगते हैं लोग, क्योंकि वो आते हैं सिर्फ काम करने की नीयत। मैं आपको बताऊँ, मेरा अपना विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे थे कोई, तो उन्होंने कहा यार आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वॉइस ओवर भी करते हैं, तो मैंने उसने कहा कि ये किस तरह लिखना है, किस तरतीब से लिखें। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो लिखी, इस पर मुनासिब नहीं लगती। तो मैंने थोड़ी देर सोचा और मैंने कहा तुम सिर्फ लिख दो मीडिया मजदूर। तो मैं अपने आप को मीडिया मजदूर कहता हूँ, क्योंकि ये सीरियस काम है। और मैंने एंथनी क्वीन के बारे में पढ़ा था, उन्होंने कहा कि इन दी एंड एक्टिंग और खुदाई करना एक बराबर काम है, मजदूरी है। तो मुझे उस वक्त बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि ये तो बड़ा डेलिकेट काम है एक्टिंग करना, ये तो आर्ट है, ये तो क्रिएटिविटी है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें एफर्ट उतनी ही लगती है और आपको ये उसी तरह से करनी चाहिए। वो जो लोग हैं, जैसे लास्ट हमने आयज़ा खान के साथ किया कमर्शियल,
और मैं ये कहना चाहूँगा कि आयजा खान बहुत प्रोफेशनल औरत है। उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, उसने उसके आसपास जो लोग थे उन्होंने काफ़ी तंग किया, लेकिन जब उसको ये समझ आ गई कि किस तरह की टीम के साथ वो काम कर रही है, जब उसको पता चला मैं खुद एक्टर भी हूँ, तो बिल्कुल उसका वो ईजी वो हो गई और उसने बड़े अच्छे तरीके से उसने भी काम किया। लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है इंडियन एक्ट्रेसेस का, इंडियन आर्टिस्ट का, वो असल स्ट्रेंथ है। जिस चीज़ ने उन्हें इंडस्ट्री बनाया है वो उनका आर्ट नहीं है, वो उनका डिसिप्लिन है, जो इंडस्ट्री का डिसिप्लिन। पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से कंट्रीज हैं जिसमें एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर आपने काम किया? जब मैं इंग्लैंड में था तो मैंने जो उनका ब्रिटिश एक्टिंग एकेडमी है, तो मैंने वैसे विजिट किया वहाँ, मेरा बड़ा दिल करता जाने का ऐसी जगहों पे। तो मैं गया, तो मैं वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता अगर आपको गाना नहीं आता। हाँ जी। अच्छा, हाँ, इसकी तो क्या रीजन? इसलिए कि जो लाइन है उसमें भी एक रिदम होता है, उसमें भी एक स्केल पे आप बोलते हैं। तो हम क्यों ना यहाँ पे, कि अब इतनी देर से आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि PNY ने यहाँ पे इनके लिए क्या भेजा है, तो वो मेरे पास कुछ लाइंस हैं, तो क्यों ना इनसे हम लाइव सुन लें, ऐसा उतार चढ़ाव जो आवाज़ का है कैसा होना चाहिए। PNY के बारे में कुछ है जो हम उनकी आवाज़ में और स्टाइल में सुनते हैं, ये दीजिए हमारी तरफ से आपके लिए। अगर आप हमारे PNY के लिए बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे? इसकी 2-3 वेरिएशन हो सकती हैं, तो जो बेटर लगे वो मैं ट्राई करता हूँ। PNY ट्रेनिंग पाकिस्तान का नंबर 1 इदारा है। हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में अनोखे नजरियात की खोज और इस्तेमाल करके कौम को सरे फहरिस्त पेशावराना खिदमात फ्राहम करते हैं। PNY ट्रेनिंग पाकिस्तान का नंबर 1 इदारा। जबरदस्त। ये होता है कि जब आपको एक पर्सन नहीं नजर आ रहे तो इस तरह से वॉइस को फील करके और देन उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंट मोड्स के साथ। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा आप बताइए कि आप एज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, देन वॉइस ओवर आर्टिस्ट, बेसिकली सब आर्ट की फील्ड हैं कि आपको एक्सप्रेस करना है, आप जो इमेजिन कर रहे हैं आप सबके सामने लेके आते हैं। आपके दिल के करीब कौन सा पार्ट है आर्ट का? मुझे एक्टिंग का बड़ा मज़ा आता है, एक्टिंग में कॉमेडी का बड़ा मज़ा आता है। कॉमेडी मुझे लगता नहीं था मैं कर पाऊँगा, तो मुझे जवाद भाई ने, जवाद बशीर, उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर के लिए बुलाया कॉमेडी का। तो मैंने कहा मैं तो सीरियस टाइप का एक्टर हूँ, और समझा भी यही जाता है कि आबिद सीरियस एक्टर है। तो उसने कहा कि इसीलिए आप कॉमेडी अच्छी करेंगे। तो मैंने फिर 2-3 साल सिर्फ सिटकॉम की है, मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए, हम TV के लिए, जियो के लिए, PTV के लिए, ATV के लिए। तो मुझे उसका बड़ा मज़ा है कॉमेडी में, ज़रा खुल के आपको करने का वो मिलता है मौका। डायरेक्शन का अपना मज़ा आता है कि एक चीज़ जो आपके सिर्फ जहन में थी वो आपने किसी को बताई है और वो उनको अच्छी लगी है और वो उस पर पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए आपके ख्याल पे, जो कि 30 सेकंड का है, तो वो उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी फील लगती है। डबिंग का बड़ा मज़ा आता है। मैं तुर्की के ड्रामे जो हैं वो मैंने काफ़ी देर डब किए हैं CTV के लिए, तो उसका बड़ा मज़ा आता है। उसका मज़ा मुझे इसलिए आता है कि मैं जीन्स T-शर्ट में वहाँ चला जाता था ना हमने मेकअप करना। मुझे अपने काम का जो सबसे ऑकवर्ड पार्ट लगता है ना, वो है मेकअप करना। मुझे, क्योंकि मर्दों को भी मेकअप करना पड़ता है स्क्रीन के लिए, तो वो मुझे सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है कि ना ही करना पड़ता तो अच्छी बात। तो आपको प्रॉपर्ली कितना टाइम हो गया है इस जो है मीडिया की फील्ड? मुझे 15 से 20 साल तो हो गए। 15 से 20 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। अब यहाँ तक आपने बहुत कुछ अचीव किया है। कोई भी पर्सन आता है, वो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स को स्टार मेकर्स ही कहा जाता है, बिकॉज वो खुद तो नज़र नहीं आते बट उनका काम नज़र आता है, वो सबसे काम करवाते हैं और स्क्रीन पर जिसको लाते हैं वो स्टार बन जाता है। यहाँ तक आपने बहुत कुछ किया अचीव। अब आगे क्या गोल है, आगे क्या करना चाहते हैं? अच्छा, मुझे इस सारे टाइम के अंदर मैंने जो चीज़ें पिक की हैं चलते चलते अपने सफ़र के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में आए हैं, आप घर बनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, गाड़ी ले लेंगे और आप चले जाएंगे, तो ये बड़ी एवरेज, बिलो एवरेज और मतलब बिल्कुल आपने कुछ भी ना किया, मुझे ऐसा लगता है। तो होना ये चाहिए कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद हों, आप उनके लिए काइंड हों। और मेरा पिछले कई सालों से मेरा ये दिल करता है कि जितने भी टैलेंटेड राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, और वो छोटे शहरों से हैं, उनको चांसेस नहीं मिलते, तो मेरा ये दिल करता है कि मैं 10-10 लोग जो हैं हर कैटेगरी के,
मेरे पास कुछ जगह हो, मैं वहाँ उनको रख सकूँ, उनको ट्रेनिंग दी जाए 3 महीने की, और उनका पहला प्रोजेक्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको करके दिया जाए। और मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ हमारे फील्ड में जो हो रहा है। देखिए मैं ये बातें कर रहा हूँ जब मैंने इंडिया में मैं काम करके आया हूँ। मैं ये बात तब कर रहा हूँ जब मैं इंग्लैंड में काम करके आया हूँ गोरों के साथ, और गोरे ही क्रू थे, एक्टर्स भी गोरे थे, बंगाली लोगों के प्रोजेक्ट्स करके। और उसके बाद दुबई में हमने बहुत काम किया है। फिर इस लास्ट अक्टूबर में मैं अमेरिका में शूट करके आया हूँ। तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये बात कर रहा हूँ ये सारा कुछ देखने के बाद। ये जो हमारे मीडिया का एक फेस है, और मीडिया जिस तरह से लोगों को यरगमाल बना के रखा हुआ है, ख़ास तौर पे जो न्यूज़ मीडिया है, वो मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। वो गलत है, वो गैर ज़रूरी तौर पे सनसनी फैलाई हुई है उन्होंने। और आप देखें कि आपको ना जितने भी आप बड़े चैनल्स हैं, BBC देख लें या आप CNN देख लें, उनका न्यूज़ कास्टर बोलता है कि आज हमारे यहाँ शहर में इस तरह हो गया, और हमारे मेयर वहाँ चले गए, और वहाँ से ये हुआ, वहाँ पे इतनी तकरीबात में इतने लोग आए, सबको ये फ़ायदा हुआ, या आज फलां जगह पे ये हादसा हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, और ये स्केल ये वाला, समझ रहे हैं आप? एक सेटल सा ये है। यहाँ क्या होता है, पाकिस्तान में सबसे पहले जिस आदमी को गोली लगी सर के ऊपर, नाजरीन हम आपको उनसे मिलवाते हैं कि इनको गोली लगी, आपको कैसा लगा आपको जब गोली लगी, जब गोली आपके सर में घुस गई तो इस तरफ से खून निकल रहा था, नाजरीन आइए हम आपको सबसे पहले दिखाते। मतलब ये इसका क्या मतलब है? ये इनको ना कोई वार्निंग चलाते हैं कि ये जो भी सब्सटेंस चलने लगा है, ये जो कंटेंट हम चलाने लगे हैं, ये बच्चों के लिए नहीं है। ना कोई वार्निंग चलती है, ना कोई कुछ। अब देखें कि ये छोटा सा मुल्क है, अमेरिका के हिसाब से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से एक छोटा मुल्क है पाकिस्तान। इसमें 100 से ज़्यादा चैनल्स हैं, और मोस्टली उसमें न्यूज़ के हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि न्यूज़ जनरेट होती है इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में ज़्यादातर। अब वो आज के दिन की हो सकता है 5 खबरें हों जो कि आज के दिन की नई खबरें। अभी ये 100 चैनल क्या करते हैं, इन 5 खबरों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको एग्जैजरेट करते हैं, और उसका वो वाला वर्जन बनाते हैं जो दूसरे चैनल पे नहीं चल रहा, ताकि लोग ये देखना शुरू कर दें। करते करते असल खबर जो कि शायद 0.001 है, वो हज़ारों उसमें चली जाती है। असल सब्सटेंस इतना सा है, लेकिन ये इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको ब्लो अप करते हैं, ताकि लोग हमारे चैनल पे आ जाएं किसी तरीके से। बिल्कुल। ये इसमें यहाँ से मुझे आपकी बात से यूफोन का एक ऐड याद आया, जिसमें एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की आती है, जब वो बोलती है तो तेरी मेहरबानी, तो किस तरह से बोलती है। तो आवाज़ का और लहजे का कितना असर होता है एक पर्सनालिटी पे, और कितना इम्पैक्ट होता है। आपके पास जितना नॉलेज है, जितनी एक्सपर्टीज़ है, आई थिंक ये 1 सेशन तो कभी भी काफ़ी नहीं होगा उसके लिए। अभी भी स्टिल बहुत कुछ है मेरे माइंड में भी पूछने के लिए, बस। और जब प्रोग्राम का टाइम है वो एंडिंग के साइड पे, तो क्यों ना प्रोग्राम का एंड आपकी खूबसूरत आवाज़ पे करें। क्या आप कुछ एक लाइन गुनगुना के हमें सुना सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि हम उसका अपने प्रोग्राम का एंड? हाँ ज़रूर। बिन तेरे क्या है जीना, जवाद अहमद का गाना है, और मैं जवाद भाई कहता हूँ उनको, मेरे हमसाए हैं और हमने इकट्ठे काम किया बड़ा अरसा। तो ये जवाद भाई के लिए और सारे देखने वालों के लिए। बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर। बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, जीना जीना। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। आज हमारे प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। इसी के साथ ही देखिए
एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनना, स्टार मेकर बनना कोई आसान काम नहीं है। आर्ट की सब फील्ड पे बड़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए और वो सब लोग जो कि ऑन स्क्रीन आना चाहते हैं और कमर्शियल्स देखते हैं, देखिए कितनी मेहनत होती है इसके पीछे और कहीं कोई प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है जिसकी वजह से आप सबकी सिलेक्शन नहीं होती है। फिर बाद में सब गिला करते हैं कि हमें चांस नहीं दिया जा रहा, मे बी नेपोटिज्म है और समथिंग, बट नहीं, रिस्पॉन्सिबल होना और काम को काम समझ के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे हम और आप विद PNY की अनदर एपिसोड के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।